साथ देती और थोड़ा और समय देती तो हिंदुस्तान का या मध्यकालीन इतिहास कुछ और ही होता। हालांकि ये नहीं है। आइए इस महान लड़ाका और काबिल सुल्तान के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी का जन्म और शुरुआती जीवन कैसा रहा। हम यह भी देखेंगे कि एक साधारण घर परिवार में जन्मा फरीद खान नाम का व्यक्ति कैसे हिंदुस्तान का महान सुल्तान बनकर शेर खान के नाम से जाना जाता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि शेर खान को हुमायूं से किस तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, और हम ये देखेंगे कि उसकी किस्मत को बदलने वाले दो महत्वपूर्ण युद्ध, चौसा और बिलग्राम का युद्ध, दोनों किस तरीके से उसके लिए भाग्य विधाता रहे एवं उसको हिंदुस्तान की चाबी सौंप देने वाले रहे। फिर हम यह भी देखेंगे कि सूरी साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार एवं उसके लिए विभिन्न प्रकार के उसके क्या प्रयास रहे। फिर अंत में हम ये भी देखेंगे कि शेरशाह सूरी किस तरीके से अंतिम समय में भी युद्ध करता हुआ या एक लड़ाई लड़ता हुआ कलिंजर के किले को जीतता हुआ मारा गया। आइए इस बहादुर लड़ाका एवं काबिल सुल्तान के जीवन परिचय के विभिन्न पृष्ठभूमि के साथ शुरू करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि: शेरशाह सूरी सूर राजवंश की नींव रखने वाला ऐसा शासक था जिसकी बहादुर और साहसी के किस्से मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उसने अपनी वीरता के बल पर दिल्ली के तख्त पर दिल्ली को राजधानी बनाकर अपने शासन को शुरुआत की। 1540 में शेरशाह ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया। शेरशाह सूरी था जिसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित करके वहां से मुगल सत्ता को अपने हाथों में ले ली। भले एक दूसरे के दोनों दुश्मन थे, लेकिन हुमायूं भी शेरशाह के पराक्रम का लोहा मानता था और उसकी काबिलियत का मुरीद था। शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के बारे में परिचर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास का यह साहसी वीर योद्धा सूरी जन्म के इतिहास के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। हालांकि मोटे रूप से स्वीकार किया जाता है कि 1485 से 1486 के मध्य वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में शेरशाह सूरी या फरीद खान का जन्म हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि 1472 ईस्वी में बिहार के सासाराम में वह पैदा हुआ। शेरशाह के पिता का नाम हसन खान था और वह एक जागीरदार था। शेरशाह को बचपन में फरीद खान के नाम से जाना जाता था। वहीं जब वह 15 साल का हुआ तो अपना घर छोड़कर जौनपुर चला गया और जहां शेरशाह ने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। उसके पिता ने शेरशाह के प्रशासनिक कौशल को देखते हुए परगने की जिम्मेदारी दी, और जिसके बाद शेरशाह ने उस समय किसानों के दर्द को समझा और सही लगाम तय कर किसानों को न्याय दिलवाया और भ्रष्टाचार मिटाने का फैसला किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि शेरशाह में प्रशासनिक निर्णय एवं न्याय को गरीबों तक दिलाने की समझ एवं सूझबूझ प्रारंभिक बाल्यकाल में ही थी। साल 1522 में शेरशाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नूहानी के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें शेर खान ने अपनी बुद्धिमत्ता एवं कौशल को देखते हुए बहार खान ने शेर खान को जलाल खान के अध्यापक, टीचर, प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया। फिर एक दिन की बात थी कि बहार खान ने शेरशाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद अकेले शेरशाह ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए शेर के जबड़े के 2 हिस्से करके गिरा दिया, और इस वीरता से प्रभावित होकर बहार खान ने उसे शेर खान की उपाधि दी। जबकि उसका कुल नाम जो सूरी था उसके गृहनगर से लिया गया है। शेरशाह की वीरता के चर्चे चारों तरफ होने लगे। उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि बहार खान के अधिकारियों ने जलन के कारण शेरशाह को बहार खान के दरबार से निकालने का षड्यंत्र रचा, जिसके बाद शेरशाह सूरी मुगल सम्राट बहार खान की सेना में शामिल हो गया और वहां शेरशाह ने अपनी सेवा के दम पर अपनी एक अलग पहचान विकसित कर ली थी। शेरशाह
पैनी नजर रखने वाला व्यक्ति था। वह बहार खान के दरबार से तो बाहर हो गया, लेकिन हमेशा से उसकी नजर थी लोहानी की सत्ता पर, क्योंकि शेरशाह भली प्रकार जानता था कि लोहानी शासन पर बहार खान के बाद कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। इसीलिए बाबर की सेवादार में नियुक्त होने के साथ साथ उसने बाबर की ताकत, बाबर की कमजोरी एवं कमियों को उसने बारीकी स्तर पर समझ लिया था। हालांकि बाद में शेरशाह सूरी ने मुगलों का साथ छोड़ने का फैसला किया और शेरशाह सूरी वापस बिहार आ गया। वहीं बहार खान की मौत के बाद उसकी बेगम ने सम्राट शेरशाह सूरी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और शेरशाह ने शेरशाह ने आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो चुका था। शेरशाह सूरी ने खुद को मुगलों का वफादार बताते हुए चालाकी से 1537 पर बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल के एक बड़े हिस्से के ऊपर उसने अपना अधिकार कर दिया। हालांकि यह भी बात है कि 1535 से 1537 ईस्वी के मध्य जब हुमायूं आगरा में नहीं था तो वह अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों में फोकस कर रहा था। तभी शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे इस मौके का फायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और इस दौरान वह बिहार पर भी पूर्ण रूप से सत्ता पर अधिकार कर चुका था। वहीं इस दौरान मुगल शत्रु के अफगान सरदार भी उसके समर्थन में खड़े हो गए थे, लेकिन शेरशाह एक चतुर कूटनीतिज्ञ शासक था जिसने मुगलों के अधीन रहने की बात करते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी खूबसूरती से विभिन्न चालें या षड्यंत्र रचा। वही शेरशाह सूरी का गुजरात के शासक बहादुर शाह से अच्छे संबंध थे। बहादुर शाह ने शेरशाह की धन दौलत से काफी मदद की थी, जिसके बाद शेरशाह सूरी अपनी सेना और अधिक मजबूत कर लेता है। इसके बाद शेरशाह ने बंगाल में राज करने के लिए बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और बंगाल की जीत हासिल की और बंगाल के सुल्तान से बंगाल की विजय से उसने काफी धन दौलत स्वर्ण मुद्रा प्राप्त की। फिर 1538 में एक तरफ जहां मुगल सम्राट हुमायूं चुनार के किले पर अपना अधिकार जमा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर शेरशाह ने रोहतास के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किले पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने बंगाल को निशाना बनाया और इस तरह शेरशाह बंगाल के गौड़ क्षेत्र पर अधिकार जमाने में कामयाब रहा। साल 1539 मध्यकालीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साल, जिसमें चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेरशाह सूरी की मजबूत सेना में कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना शेरशाह की अफगान सेना से पराजित हो गई। शेरशाह सूरी ने सेना की ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट युद्ध क्षेत्र से भागने पर विवश हो गया। जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में मुगलों ने अपनी जान बचाने की चलते गंगा नदी में डूबकर अपनी जान दे दी थी। अफगान सरदार शेरशाह इस युद्ध में महाजीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और इस्लाम रीति रिवाज के अनुसार खुतबा पढ़वाया। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं ने अपने खोए हुए क्षेत्र को फिर से वापस पाने के लिए बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी और शेरशाह सूरी की सेना पर हमला किया, लेकिन इस बार भी शेरशाह पराक्रमी अफगान सेना के मुकाबले में भारी पड़ा। हुमायूं की मुगल सेना कमजोर पड़ गई थी। इस तरह शेरशाह सूरी ने जीत हासिल की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने एवं अपने साम्राज्य को पूर्व में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक के क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। वहीं हुमायूं और शेरशाह के बीच यह युद्ध निर्णायक युद्ध रहा और इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर द्वारा बनाया गया मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया एवं देश की राज्य सत्ता पर एक बार फिर से अफगान पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेरशाह सूरी के द्वारा उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई और यह वही भारत था जो लोधी साम्राज्य के बाद दूसरा पठान साम्राज्य बन चुका था। शेरशाह ने नवंबर 1544 में उत्तर प्रदेश के कलिंगजर किले पर घेरा डाला और 6 महीने तक किले पर घेरा डालने के बाद भी शेरशाह को कामयाबी हासिल नहीं हुई। तब उसने किले पर बारूद और गोले चलाने के आदेश दिए। इस दौरान बारूद में विस्फोट की वजह से शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन इस बार हालात में उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपने दुश्मनों को पूरी वीरता के साथ मुकाबला करते रहे। इस तरह उन्होंने अपने अंतिम समय में कलिंगजर के किले पर अपनी जीत हासिल की और
मई 1545 में हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। हालांकि शेरशाह सूरी को भारतीय इतिहास में अन्य प्रसिद्ध बादशाहों की तरह तो दर्जा नहीं दिया, लेकिन शेरशाह सूरी का नाम पूर्ववर्ती शासकों में हमेशा सबसे पहले लिया जाता है। इस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पराक्रमी शासक शेरशाह सूरी के जीवन परिचय, उसके जीवन में साधारण व्यक्ति से हिंदुस्तान के सम्राट बनने तक की परिचर्चा की।